नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों वैज्ञानिक परिदृश्य। और वैज्ञानिक परिदृश्य में हम लोग देखेंगे अद्यतन खगोलीय गतिविधियां। तो दोस्तों धीरे धीरे करके हम लोग हर एक टॉपिक टच कर रहे हैं और पूरा कराएंगे एकदम A to Z। तो बाकी की वीडियो सब पड़ी हुई है, जिसको अगर इंटरेस्ट हो तो वो देख सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। आजकल के एग्जाम्स में करंट का बहुत योगदान है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए हेंसल क्रेटर। हेंसल क्रेटर क्या है दोस्तों, देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण हेंसन क्रेटर किया है। तो क्या आपको इसमें समझ में आया? अमेरिकी एजेंसी नासा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण हेंसल क्रेटर किया है। अभी क्यों किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना। चंद्रमा भी याद रखेंगे, ये नहीं कि मंगल मत याद रखें, क्योंकि मंगल ही ज्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है ना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण हेंसल क्रेटर किया गया है। क्यों किया गया है? यह नाम वर्ष 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसन के नाम पर रखा गया है। कब पहुंचे थे? 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसन के नाम पर रखा गया है। ये देखिए पहुंचे कहाँ थे? पृथ्वी के ध्रुव पर, ठीक है ना। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर का नाम इनके नाम पर किया गया है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे 1909 में। आइए देखते हैं। उल्लेखनीय है कि हेंसन उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक हैं। हेंसन ने कई आर्कटिक अभियानों का नेतृत्व किया और वर्ष 1945 में उन्हें आर्कटिक अन्वेषण हेतु अमेरिकी नौसेना द्वारा एक मेडल से सम्मानित किया गया। वर्ष 1996 में अमेरिकी नौसेना में तैनात एक पोत को USNS हेंसन नाम दिया गया था। तो जाहिर सी बात है, नाम जो है दोस्तों इतने आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, शुरू से इसको रिलेट करके देख लीजिए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण दोस्तों हेंसन क्रेटर किया गया है। और हेंसन जो नाम दिया गया, क्यों दिया गया है? ये हेंसन नाम दोस्तों डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसन के नाम पर किया गया है। और डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसन दोस्तों ऐसा क्या काम किए थे कि इनका नाम जो है चंद्रमा पर स्थित क्रेटर का इनके नाम पर नामकरण किया गया है। तो डॉक्टर मैथ्यू हेंसन 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है ना, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले अश्वेत व्यक्ति थे, ठीक है ना दोस्तों, अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति थे। हेंसन उत्तरी ध्रुव पर तक पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक हैं। अर्थात और लोग भी साथ में गए थे, लेकिन हेंसन भी गए थे। कब गए थे? 1909 में गए थे। 1909 आप समझ रहे हैं, आज से 100 वर्ष पहले लगभग। आज से अगर जोड़ेंगे तो 112 वर्ष हो जाएगा। तो इतने समय पहले वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गए थे। बस यही है। और 1996 में अमेरिकी नौसेना में तैनात पोत को USNS हेंसन नाम दिया गया था। तो यही इसी कारण ये चीज
तो हेंसन क्रेटर, चंद्रमा पर क्रेटर का नाम दिया गया हेंसन क्रेटर। अब चलिए आगे देखते हैं। GSLV F-10 EOS-3 मिशन असफल। ये क्या है जो असफल हो गया, देखते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित GSLV F-10 EOS-3 मिशन असफल रहा। त्रिचरणीय GSLV F-10 के प्रक्षेपण के उपरांत उसके प्रथम एवं द्वितीय चरणों का प्रदर्शन समान रहा, परंतु तकनीकी अवरोध के कारण तृतीय क्रायोजेनिक चरण में प्रज्वलन नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि इस मिशन के तहत GSLV F-10 के माध्यम से भू अवलोकन उपग्रह EOS-3, ये क्या है, उपग्रह है, को भूतुल्यकाली अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया जाना था। यह उपग्रह चिन्हित किए गए किसी बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय रियल टाइम की छवियां लगातार अंतराल पर उपलब्ध कराने हेतु प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है ना, चिन्हित किए गए किसी बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय रियल टाइम की छवियां लगातार अंतराल पर उपलब्ध कराने हेतु प्रक्षेपित किया जाना था। EOS-3 प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जल निकायों, फसलों, बनावरण परिवर्तनों इत्यादि की निगरानी में सक्षम उपग्रह था। इस उपग्रह की मिशन कालावधि 10 वर्ष था। ये 10 वर्ष तक काम करता। तो आप जानते हैं कि इसरो के दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से GSLV F-10 द्वारा छोड़ा गया था। GSLV F-10 द्वारा दोस्तों छोड़ा गया था, ठीक है ना। और उस उपग्रह का नाम क्या था? उपग्रह का नाम था EOS-3, EOS-03। तो ये इस दोस्तों 2 चरण में सफल रहा। तीसरे चरण में जब क्रायोजेनिक इंजन की बात आई तो वहां पर उसमें वो स्टार्ट नहीं हो पाया समय से। चलिए आगे देखते हैं। इसरो का साउंडिंग रॉकेट क्या है? इसरो द्वारा साउंडिंग रॉकेट RH-560 MK सेकेंड लॉन्च किया गया, ठीक है ना। ये दोस्तों इसी तरह से पूछता है, RH-560 MK सेकेंड लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया कब? 12 मार्च 2021 को। इस रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। अब देखिए, तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए इस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया। न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनामिक्स में व्यवहारिक परिवर्तनों, एटीट्यूडनल वेरिएशंस का अध्ययन करने के लिए दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। RH-560 MK सेकेंड साउंडिंग रॉकेट या परिज्ञापी रॉकेट 1 या 2 चरण वाले ठोस नोदक रॉकेट हैं। 1 या 2 चरण वाले ठोस नोदक रॉकेट हैं। इस प्रकार अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु किया जाना था। इनका प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु किया जाना था। वर्ष 1965 से इसरो ने स्वदेश निर्मित साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करना प्रारंभ किया था। स्वदेश निर्मित साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करना प्रारंभ किया था। वर्तमान में भारत द्वारा संचालित 3 साउंडिंग रॉकेट निम्नवत हैं, ठीक है ना।
अब देखिए सब RH श्रेणी के ही हैं। RH-200, RH-300 MK सेकेंड, RH-560 MK सेकेंड। तो यही वाला अभी लॉन्च किया गया है दोस्तों, ठीक है ना, यही वाला अभी लॉन्च किया गया है। और ये दोस्तों ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु किया जाता है। तो वर्तमान में भारत के द्वारा संचालित 3 साउंडिंग रॉकेट हैं दोस्तों, RH-200, RH-300 और MK सेकेंड, RH-560 MK सेकेंड। ये देखिए अमेजोनिया बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है ना, PSLV C-51 अमेजोनिया प्रथम मिशन। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 28 फरवरी 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51, इसका अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 के माध्यम से कुल 19 उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। अमेजोनिया से दोस्तों 19 उपग्रह। वर्ष 2021 में इसरो का यह पहला अंतरिक्ष अभियान था। सद्य मिशन ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का 53वां मिशन था, ठीक है ना, PSLV का 53वां मिशन था दोस्तों। 2 ठो गैप हो गया होगा, उसमें खराबी आ गई होगी, इसीलिए ये 53वां मिशन था, लेकिन नाम दिया गया है C-51। साथ ही यह PSLV DL संस्करण 2 स्ट्रैप ऑन मोटर युक्त की तीसरी उड़ान थी। मिशन के तहत PSLV C-51 से मुख्य उपग्रह अमेजोनिया प्रथम, ब्राजील 18 सहयात्री को पैसेंजर उपग्रहों का प्रमोशन किया गया। तो दोस्तों अभी पूछेगा कि PSLV C-51 से किसको छोड़ा गया, अमेजोनिया को छोड़ा गया, ठीक है ना, और 18 जो दोस्तों को पैसेंजर उपग्रहों को प्रमोशन का मतलब छोड़ा गया, प्रमोशन किया गया। या इसी तरह से पूछ ले कि अमेजोनिया किसके माध्यम से छोड़ा गया, तो PSLV C-51 के माध्यम से छोड़ा गया। अब देखिए भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था, ठीक है ना, पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। स्पेस फ्लाइट इंक अमेरिका के साथ एक वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इस मिशन को संचालित किया। क्या कह रहा है कि स्पेस फ्लाइट इंक अमेरिका के साथ एक वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इस मिशन को संचालित किया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का फुल फॉर्म है दोस्तों NSIL। तो C-51 अमेजोनिया याद रखेंगे, इतना ही काफ़ी है। बाकी का जो दोस्तों ये पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था, ये भी याद रख सकते हैं। और कौन छोड़ा इसको, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे और भी जानकारी आपको मिलेगी। अब देखिए क्या कह रहा है, अमेजोनिया प्रथम, ये ब्राजील का था दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान INPE नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ब्राजील का प्रकाशिक भूप्रेक्षण उपग्रह ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो दोस्तों जिस तरह से आपके भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को इसरो देखता है, उसी तरह से दोस्तों ब्राजील में INPE, इनपे, ठीक है ना,
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, इन पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च देखता है। और ये ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था अमेजोनिया। अमेजोनिया प्रथम दक्षिण अमेरिका के अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और ब्राज़ील की सीमा में विविध प्रकार की कृषि के विश्लेषण के लिए प्रयोक्ताओं को सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग आंकड़े मुहैया कराएगा। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कि वनों की कटाई, ब्राज़ील की सीमा में विविध प्रकार की कृषि के विश्लेषण के लिए रिमोट सेंसिंग आंकड़े मुहैया कराएगा दोस्तों। 637 किग्रा वजनी, ये भी पूछ सकता है अमेजोनिया का वजन कितना था। 637 किग्रा वजनी अमेजोनिया प्रथम को पृथ्वी की सतह से 758 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सूर्य तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ठीक है दोस्तों, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट तो में इसको स्थापित किया गया। 18 सह्याद्री उपग्रहों में 5 उपग्रह भारत के और 13 उपग्रह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। जैसे PSLV C-51 दोस्तों कितने को ले गया, तो 19 को ले गया था। एक अमेजोनिया और 18 छोटे छोटे उपग्रह। इन 18 छोटे छोटे उपग्रहों में 5 भारत के थे और 13 अमेरिका के थे। माने ये ऐसा रहा दोस्तों कि इसरो भी देख रहे हैं कि वाणिज्यिक माने काम करने लगा है। ठीक है ना, और ये भारत का पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपग्रहों में शामिल है दोस्तों, क्या है, SAI प्रथम, नैनो कनेक्ट 2, साई प्रथम, नैनो कनेक्ट 2, और 12वें नंबर पर था दोस्तों स्पेस बीज। मैंने 13 गए थे ना, तो इनमें प्रमुख की बात कर रहा है, सबकी बात नहीं कर रहा है। भारतीय सह्याद्री उपग्रहों में निम्न उपग्रह शामिल था। SD सैट, चेन्नई स्थित निजी एरोस्पेस कंपनी स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित SD सैट एक 3U क्यूबसैट है। 3U क्यूबसैट है जिसका नामकरण इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर किया गया है। सतीश धवन सैट, SD सैट। SD सैट एक नैनो उपग्रह है। स्पेस किड्स इंडिया ने SD सैट के शीर्ष पैनल, टॉप पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी है। SD सैट के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी है। इस उपग्रह के माध्यम से एक SD कार्ड में संग्रहित कर, इस उपग्रह के माध्यम से एक SD कार्ड में संग्रहित कर भगवत गीता को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये देखिए, SD सैट में कौन कौन पहुंच गए भैया, भगवत गीता भी पहुंच गई और मोदी जी भी अंतरिक्ष में पहुंच गए। और देखिए यूनिटी सैट, यूनिटी सैट इसमें क्या है, यह 3 उपग्रहों का संयोजन, कॉम्बिनेशन है, जिनका डिजाइन एवं निर्माण संयुक्त रूप से 3 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया गया था। ठीक है ना, यूनिटी सैट। तो SD सैट तो दोस्तों जो PSLV C-51 या अमेजोनिया प्रथम के माध्यम से गया था, तो SD सैट तो नरेंद्र मोदी जी को और भगवत गीता को अंतरिक्ष में ले गया, देखा है ना। अब देखिए छात्र उपग्रह स्टूडेंट सैटेलाइट यूनिटी सैट में शामिल 3 उपग्रह कौन कौन से हैं। JIT सैट, इसका निर्माण JPR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु द्वारा किया गया है, ठीक है ना। इसीलिए JIT साइट इसको, JPR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, JIT का मतलब हो गया JPR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पेरुम्बुदूर तमिलनाडु। अब देखिए GHR ग्रेस साइट, इसका निर्माण GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर द्वारा किया गया है। GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग RCE, GHRCE साइट। अब देखिए श्री शक्ति साइट, इसका निर्माण श्री शक्ति अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोयम्बटूर द्वारा किया गया। यह इस उपग्रह का वजन 500 ग्राम है। ये नैनो सैटेलाइट हैं दोस्तों, छोटे छोटे, ठीक है ना। तो श्री शक्ति साइट। अब देखिए यूनिटी साइट का उद्देश्य रेडियो रिले सेवाएं प्रदान करना है, रेडियो रिले सेवाएं प्रदान करना है। अब देखिए सिंधु नेत्र, हम लोग देख रहे थे दूसरा में यूनिटी साइट, ठीक है ना दोस्तों। ये यूनिटी साइट में 3 उपग्रह 3 अलग अलग कॉलेजों से बनाए गए थे, JIT साइट, GHRCE साइट, शक्ति साइट। और देखिए तीसरा क्या था दोस्तों, PES विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन सिंधु नेत्र R साइट एक माइक्रो उपग्रह है। यह उपग्रह DRDO के हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा वित्त पोषित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, एक बार सुन लीजिए, कम से कम सुने रहेंगे तो काम करेगा। यह उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में संचालित युद्ध पोतों और व्यापारिक पोतों की निगरानी करेगा। कौन? सिंधु नेत्र। ये सिंधु नेत्र के बारे में बात करें दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र में संचालित युद्ध पोतों और व्यापारिक पोतों की निगरानी करेगा। अब देखिए स्पेस हरिकेन, अंतरिक्षीय तूफान। नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चीन के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर पहली बार एक स्पेस हरिकेन या अंतरिक्षीय तूफान का पता लगाया, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव पर। नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चीन के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर पहली बार एक स्पेस हरिकेन, वैसे तो हरिकेन दोस्तों अमेरिका वाले क्षेत्र में पाया था, उसको हरिकेन कहते हैं, उन तूफानों को हरिकेन कहा जाता है। और चाइना के क्षेत्र वाले, जो चाइना जापान इस सब वाले क्षेत्र में टाइफून कहते हैं। इससे पहले स्पेस हरिकेन को केवल सैद्धांतिक परिघटना माना जाता था, ठीक है दोस्तों, माना जाता था कि ऐसा जरूर होता होगा, लेकिन किसी ने देखा नहीं था, ठीक है ना। लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर पहली बार स्पेस हरिकेन का पता लगाया। 2014 को अमेरिकी मौसम उपग्रहों की मदद से स्पेस हरिकेन की इस घटना को रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है ना, जो लगे रहते हैं। अमेरिकी मौसम उपग्रहों की मदद से स्पेस हरिकेन की इस घटना को रिकॉर्ड किया गया था। तूफान सामान्यतः पृथ्वी के निचले वातावरण में घटित होते हैं, सामान्यतः यह ऊपरी वायुमंडल में कभी नहीं देखा गया था, लेकिन ये दोस्तों ऊपरी वायुमंडल में ही हुआ था। इलेक्ट्रॉन की वर्षा वाले इस स्पेस हरिकेन को पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपर ऊपरी वातावरण में रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका, नॉर्वे और चीन, यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने
रक्षा मौसम विज्ञान उपग्रह कार्यक्रम डीएमएसपी। डीएम और एसपी, डीएम और एसपी इंडिया में बहुत प्रचलित हैं, ठीक है ना। लेकिन ये दोस्तों उपग्रहों और एक 3D मैग्नेटोस्फीयर मॉडलिंग का उपयोग करके स्पेस हरिकेन को की छवि को तैयार किया। ये तीनों मिल करके 3D मैग्नेटोस्फीयर मॉडलिंग का उपयोग करके स्पेस हरिकेन की छवि को तैयार किया। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार यह स्पेस हरिकेन लगभग 600 मील क्षेत्र में विस्तृत था, जिसके द्वारा लगभग 8 घंटे तक आवेशित इलेक्ट्रॉनों की बारिश होती रही। 8 घंटे तक आवेशित इलेक्ट्रॉनों की बारिश होती रही। यह स्पेस हरिकेन वामावर्त दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे होगा, घड़ी के दिशा में वामावर्त दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। में 4700 मील प्रति घंटे की गति से घूर्णन कर रहा था, ठीक है दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज में 4700 मील प्रति घंटे की, देख रहे हैं, गति से घूर्णन कर रहा था। तो ये हो गया दोस्तों स्पेस हरिकेन, ठीक है ना। अब देखिए मिशन PSLV C50 CMS-01। तो अमेजोनिया दोस्तों C51 था, अमेजोनिया PSLV C51 था। और ये 50 वाला क्या, इसको देखिए, श्रीहरिकोटा से भारत के उत्तरी ध्रुवीय उपग्रह, जिसे पी का मतलब हो जाता है हर जगह दोस्तों ध्रुवीय हो जाता है, ठीक है ना। पोलर इसका नाम ही है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 52वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 52वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। PSLV C50 ने भारत के संचार उपग्रह CMS-01 को उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। यह एक्सेल प्रारूप 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ में PSLV की 22वीं उड़ान थी। यह एक्सेल प्रारूप 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ PSLV की 22वीं उड़ान थी। CMS-01 भारत का 42वां संचार उपग्रह है। CMS-01 भारत का 42वां संचार उपग्रह है। यह उपग्रह आवृत्ति स्पेक्ट्रम विस्तारित सी बैंड, एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवाएं प्रदान करेगा। यह उपग्रह आवृत्ति स्पेक्ट्रम के विस्तारित XC बैंड, एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवाएं प्रदान करेगा। यह बैंड मुख्यतः उपग्रह संचार तथा पूर्णकालिक सैटेलाइट टीवी नेटवर्क हेतु, साथ ही मौसम रडारों, वाईफाई उपकरणों एवं रेडियो लाइन हेतु भी प्रयुक्त होती है। क्या कह रहा है, यह बैंड मुख्यतः उपग्रह संचार तथा पूर्णकालिक सैटेलाइट टीवी नेटवर्क हेतु, साथ ही मौसम रडारों, वाईफाई उपकरणों एवं रेडियो लाइन हेतु भी प्रयुक्त होती है। विस्तारित सी बैंड कवरेज के अंतर्गत भारतीय मुख्य भूमि, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल होंगे, ठीक है ना, अर्थात पूरा भारत। इसीलिए एक्सटेंडेड सी बैंड कह रहा है। मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल होंगे। इस उपग्रह की मिशन अवधि 7 वर्ष से अधिक है। इस उपग्रह की मिशन अवधि दोस्तों 7 वर्ष से अधिक है। चलिए अब आगे चला जाए। ये था दोस्तों PSLV C50 या CMS-01।
अब देखिए ये PSLV-C49 EOS-01, तो ये दोस्तों 51वीं उड़ान हो गई। ये अभी से जो हम लोग पहले देखे हैं PSLV-C50 वो 52वीं थी। इस मिशन के तहत श्रीहरिकोटा से सार्केन से के प्रथम लॉन्च पैड से उड़ान भरने के पश्चात मुख्य उपग्रह EOS-01 के अतिरिक्त 9 विदेशी उपग्रह, कुल 10 उपग्रह को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक है ना। EOS भारत का था दोस्तों और 9 विदेशी उपग्रह अर्थात कुल 10 उपग्रह को छोड़ा गया। PSLV-C49 PSLV की DL संस्करण की दूसरी उड़ान है। उल्लेखनीय है कि PSLV DL की प्रथम उड़ान PSLV-C44 24 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी, जिसमें माइक्रोसैट आर और कलाम सैट V2 नामक 2 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित किया गया था। माइक्रोसैट आर और कलाम सैट V2 छोड़ा गया था किसके द्वारा दोस्तों? PSLV-C49 के द्वारा। EOS-01 एक भू अवलोकन उपग्रह। EOS का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका अनुप्रयोग मुख्यतः कृषि, वानिकी तथा आपदा प्रबंधन सहयोग जैसे क्षेत्रों में होगा। वास्तव में लगभग 630 किलोग्राम वजनी EOS रडार एक इमेजिंग उपग्रह रिसैट है। रिसैट 2B तथा रिसैट 2B-R1 के साथ मिलकर कार्य करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेटर सैटेलाइट 01 रिसैट 2B-R2 का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसरो ने अपने भू अवलोकन हेतु नई नामकरण पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया। इस पद्धति के तहत इसरो अब अपने भू अवलोकन उपग्रहों का नामकरण EOS उपकरण क्रमांक संख्या EOS सीरियल नंबर के रूप में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अलग अलग नामकरण है। परिणाम स्वरूप रडार इमेजिंग उपग्रह रिसैट 2BR का पुनर्नामकरण EOS-01 के रूप में किया गया। सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस EOS-01 सभी मौसमी परिस्थितियों में दिन एवं रात में उच्च विभेदन क्षमता की तस्वीरें खींचने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, EOS-01 दोस्तों सभी परिस्थितियों में, सभी मौसमी परिस्थितियों में दिन और रात में हाई रिजोल्यूशन की फ़ोटो खींचेगा दोस्तों। जैसे आप कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं ना, कभी कभी फ़ोटो ठीक नहीं होती है, फटने लगती है, तो ये हाई रिजोल्यूशन की खींचेगा। मिशन के तहत 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण भी किया गया, जिसमें लिथुआनिया का 1, लग्जमबर्ग का 4 और अमेरिका के 4 उपग्रह थे। ठीक है ना। तो PSLV-C49 द्वारा दोस्तों 9 विदेशी उपग्रह और आपका EOS-01 अर्थात कुल मिलकर 10 उपग्रह थे, जिसमें 9 विदेशी में 1 लिथुआनिया का, 4 लग्जमबर्ग का और 4 अमेरिका का। इन सभी उपग्रहों का प्रमोशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुए एक व्यापारिक करार के तहत किया गया है। अब देखिए C49 EOS-01 मिशन विदेशी उपग्रह। R2 जो था दोस्तों लिथुआनिया का था, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन। क्लियोस जो था लग्जमबर्ग का था, समुद्री अनुप्रयोग। और लेमूर जो दोस्तों 1, 2, 3, 4 ये अमेरिका के 4 थे। ठीक है ना। बहु मिशन रिमोट सेंसिंग। चलिए आगे देखते हैं।
अंतरिक्ष विभाग एवं मेसर्स अग्निकुल के मध्य समझौता। अंतरिक्ष विभाग एवं मेसर्स अग्निकुल के मध्य समझौता। क्या समझौता हुआ है देखा जाए। भारत के अंतरिक्ष विभाग और मेसर्स अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 3 दिसंबर 2020 को। इस समझौते के तहत यह कंपनी अपने प्रमोशन यान विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसरो केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं एवं तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करने में सक्षम होगी। इसरो केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं एवं तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करने में सक्षम होगी। ज्ञातव्य है कि आईएन स्पेस की स्थापना के बाद यह अपनी तरह का पहला समझौता है, ठीक ना। इंडियन स्पेस की स्थापना के बाद यह अपनी तरह का पहला समझौता जिस पर अंतरिक्ष विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके किसके बीच समझौता हो दोस्तों। अंतरिक्ष विभाग एवं मेसर्स अग्निकुल के मध्य। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इसरो का मिशन शुक्रयान, ठीक है ना। देखिए नवंबर 2020 में स्वीडन ने भारत के शुक्रयान प्रथम मिशन से उड़ने का निर्णय लिया है, जुड़ने का निर्णय लिया है। नवंबर 2020 में स्वीडन ने भारत के शुक्रयान प्रथम मिशन से जुड़ने का निर्णय लिया है। अब देखिए स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स और भारत की अंतरिक्ष, आप जानते हैं भारत के अंतरिक्ष इसरो ही है, के मध्य सहयोग पर आधारित यह दूसरी परियोजना होगी। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना है। देख रहे हैं कि वैज्ञानिक अब शुक्र ग्रह पर पहुंच रहे हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना है। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स IRF शुक्रयान प्रथम के साथ वेनुसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर नामक एक उपकरण भेजेगा। वीनस में शुक्र होता है दोस्तों। वेनुसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर नामक एक उपकरण भेजेगा। यह उपकरण इस तथ्य का अध्ययन करेगा कि सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण शुक्र के बहिर्मंडल एवं वायुमंडल को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, माने स्वीडन भी अपना भारत के साथ भी चिपका देगा, ठीक है ना। जो देखेगा उसका जो VNA भेजेगा स्वीडन, वेनुसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर, जो क्या करेगा शुक्र के वातावरण में पता करेगा कि सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण जो दोस्तों सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण शुक्र के बहिर्मंडल एवं वायुमंडल को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। IRF की 9वीं पीढ़ी का उपकरण है, ठीक है ना। VNA IRF की 9वीं पीढ़ी का उपकरण है। IRF का प्रथम पीढ़ी का उपकरण सारा सब केव एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर था, जो भारत के चंद्रयान प्रथम अभियान के साथ लॉन्च किया गया था। तो ये IRF का 9वां जनरेशन है, 9th जनरेशन का उपकरण है VNA। और प्रथम जो उपकरण था दोस्तों सारा, ये भारत के चंद्रयान प्रथम मिशन के साथ द्वारा 8-9 में लॉन्च किया गया था। अब देखिए शुक्र ग्रह हेतु अन्य देशों के प्रमुख मिशन, केवल भारत ही नहीं अन्य देश भी शुक्र ग्रह हेतु मिशन भेज रहे हैं। क्या भेज रहा है USA, क्या भेज रहा है मैरिनर 2। 1962 में ही भेज दिया था, देख रहे हैं ना प्रक्षेपण वर्ष। USA बहुत आगे है दोस्तों, जो हम लोग आज सोच रहे हैं वो कर चुका है पहले से ही। तो USA जो शुक्र ग्रह के लिए भेजा था मैरिनर 2 1962 में। सोवियत संघ भेजा था वेनेरा उपग्रहों की श्रृंखला
फिर यूएसए भेजा मैगेलन 1989 में, मैरिनर, मैगेलन। उसके बाद देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी वीनस एक्सप्रेस 2005 में भेजी थी, ठीक है ना। और जापान कब भेजा दोस्तों? 2010 में अकात्सुकी, जापान भेजा है अकात्सुकी 2010 में। आइए देखते हैं आगे। पूर्व सोवियत संघ शुक्र ग्रह पर किसी अंतरिक्ष यान को लैंड कराने में सफल रहने वाला एकमात्र देश है। क्या कह रहा है? ये सोवियत संघ जो भेजा था वायनेरो उपग्रहों की श्रृंखला भेजा था। तो क्या कह रहा है कि पूर्व सोवियत संघ शुक्र ग्रह पर किसी अंतरिक्ष यान को लैंड कराने में सफल रहने वाला एकमात्र देश है, ठीक है दोस्तों। अभी शुक्र ग्रह पर सफल लैंडिंग कराने वाला कोई अमेरिका भी सफल नहीं हो पाया है, अमेरिका भी सफल नहीं हो पाया। अब देखिए कल्पना चावला के नाम पर कार्गो अंतरिक्ष यान, क्या है? अमेरिकी एरोस्पेस एवं रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थ रोप ग्रुमान कॉरपोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु कंपनी के 14वें पुनः आपूर्ति मिशन NG-14 को अमेरिका के वर्जीनिया स्थित वैलोप्स आइसलैंड से प्रक्षेपित किया, ठीक ना। अब अभी आपसे पूछ लेगा कि वैलोप्स आइसलैंड कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में है दोस्तों, ठीक है ना। अमेरिका का आइलैंड है वैलोप्स आइलैंड। तो वही क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु कंपनी के 14वें पुनर्आपूर्ति मिशन, आपूर्ति का मतलब सामान में लेकर के जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, वो अमेरिका के वर्जीनिया स्थित वैलोप्स आइसलैंड से प्रक्षेपित किया। चलिए आइए देखते हैं, अब ये खत्म ही होने वाला है, खगोलीय वाला अब खत्म होने वाला है। इस मिशन के तहत कंपनी के एंटारेस रॉकेट के माध्यम से सिग्नस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया, सिग्नस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया एंटारेस रॉकेट से। नॉर्थरोप ग्रुमान द्वारा NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम नासा की भारतीय मूल की भूतपूर्व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। नॉर्थरोप ग्रुमान द्वारा NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम नासा की भारतीय मूल की भूतपूर्व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। नॉर्थरोप ग्रुमान द्वारा NG-14 सिग्नल अंतरिक्ष यान को SS कल्पना चावला, ठीक है ना दोस्तों। आप जानते हैं कल्पना चावला भारत की रहने वाली थी और इनका निधन हो गया था। नाम दिया गया है SS कल्पना चावला। SS कल्पना चावला अंतरिक्ष यान की मदद से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 3629 किलोग्राम कार्गो पहुंचाया गया, 3629 किलोग्राम कार्गो पहुंचाया गया। ज्ञातव्य है कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी, ठीक है ना दोस्तों। तो इनका नाम रखा गया है इनके नाम पर। अब देखिए आगे जो देखिए दोस्तों, अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक शुरू हो रहा है और इसको हम लोग देखेंगे एक अलग वीडियो में, क्योंकि छोटे छोटे करके दोस्तों देखना अच्छा है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दी ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही दोस्तों मुझे और मेरी टीम को अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पुनः धन्यवाद।